हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के भूगोल विषय की जो वीडियो सीरीज चल रही थी हमारी, उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा राजस्थान में जल संसाधन की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है। उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी YouTube स्क्रीन पर जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज आप उसको प्रेस कर लीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको भी दबाना मत भूलिए, ताकि रोजाना मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जल संसाधन की स्थिति किस प्रकार की है। देखिए, सबसे पहले हम इस संसाधन शब्द के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तब हम जल संसाधन को समझ पाएंगे। संसाधन हमारे पास, जिसको इंग्लिश में हम रिसोर्स बोलते हैं, संसाधन ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो या मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने में काम में ली जा सकती हो। वो सारे चीजें या सारी वस्तुएं जो है वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ये संसाधन हमारे पास ज्यादातर प्राकृतिक रूप में मौजूद हैं, जिनका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उपयोग करता है। और उन्हीं संसाधनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जल। तो जल भी संसाधन का रूप है, क्योंकि मनुष्य अपनी दैनिक क्रियाओं से लेकर जितनी भी उत्पादन और आर्थिक क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं में जल का उपयोग करता है। इसीलिए जल को जीवनदायी संसाधन के रूप में अपने मानते हैं। तो मुख्य रूप से जल संसाधन का इस लेसन के हिसाब से, इस पाठ के हिसाब से अगर हम बात करें, तो दो मुख्य उपयोग जल संसाधन के हमें देखने और पढ़ने हैं, जिनमें पहला उपयोग रहेगा हमारे पास सिंचाई के रूप में जल का उपयोग, और दूसरा हमारे पास रहेगा पेयजल के रूप में या पीने के पानी के रूप में जल का उपयोग। तो राजस्थान में जल संसाधन का डिस्कशन जो है वो हम दो दृष्टि से करेंगे, पहला पेयजल की दृष्टि से और दूसरा सिंचाई की दृष्टि से। तो मनुष्य की दो मूलभूत आवश्यकताएं जो है भूगोल की दृष्टि से हम बात करें, तो ये जल संसाधन की दृष्टि से कंप्लीट होती है, पेयजल और सिंचाई के रूप में। अब देखिए, राजस्थान में इस जल संसाधन की स्थिति किस प्रकार की है, उसकी अगर हम बात करें, तो मुख्य रूप से राजस्थान जो है, इसकी जल संसाधन की दृष्टि से स्थिति बहुत ही दयनीय या बहुत ही गरीबी वाली है। कैसे है इसकी हम बात करें, पहले नंबर पर तो हम बात करें, हम सब जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जल संसाधन की दृष्टि से सबसे गरीब राज्य माना जाता है राजस्थान। तो जल संसाधन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, कुछ इशू हैं, कुछ मुद्दे हैं जो राजस्थान को गरीब बनाते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, जबकि जल संसाधन की दृष्टि से यह सबसे गरीब स्टेट माना जाता है, गरीब राज्य माना जाता है पूरे भारत का। क्यों है गरीब, इसकी हम बात करें तो सबसे पहली बात हम यही करेंगे कि राजस्थान में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल संसाधन बहुत कम है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल संसाधन जो है वो राजस्थान में बहुत कम है। देखो, जल संसाधन जो है इनको मुख्य रूप से अपने दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है भूमिगत जल या भूजल, जिसको हम बोलते हैं, जो जमीन से निकाला जाता है कुएं या नलकूपों के माध्यम से, और दूसरा हमारे पास पृथ्वी की सतह के ऊपर जो जल है, जिसको हम बोलते हैं सतही जल। तो जल संसाधन के स्रोत मुख्य रूप से हमारे पास दो प्रकार के होंगे, या तो भूमिगत या भूजल के रूप में हमारे पास स्रोत रहेंगे, या दूसरे हम आगे बात करेंगे सतही जल या जमीन के ऊपर वाले हिस्से पर जो जल बहती हुई अवस्था में है, उसको हम बोलते हैं सतही जल के रूप में। तो राजस्थान इन दोनों ही दृष्टि से, भूमिगत जल की दृष्टि से और सतही जल की दृष्टि से, बहुत ही न्यून स्थान रखता है। अगर हम बात करें भूमिगत जल की, तो राजस्थान में पूरे भारत का लगभग 1.72% हिस्सा जो है वो उपलब्ध है। तो देखिए आप, कितनी कम मात्रा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इतना बड़ा है, लेकिन भूमिगत जल की दृष्टि से हम बात करेंगे तो जितना दोहन योग्य या उपयोग में आने योग्य जो जल है पूरे भारत का, वो राजस्थान में मात्र कितना है, 1.72% है। इसका कारण भी हम देखेंगे कि राजस्थान का भूमिगत जल जो है उपयोग में आने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, और मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी में लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, तो ज्यादातर जो पानी है वो खारा पानी है,
दोहन योग्य नहीं है, मतलब उपयोग में आने लायक स्थिति बहुत कम है। दूसरी बात हम बात करें सतही जल की दृष्टि से हम बात करें तो पूरे भारत का मात्र 1.16% सतही जल जो है वो राजस्थान में उपलब्ध है। तो हम देख सकते हैं क्षेत्रफल में बहुत बड़ा राज्य होने के बावजूद जल उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान बहुत ही गरीब स्टेट है। एक तरीके से प्रतिशत के रूप में हमने मात्रा की बात कर ली है। तीसरी बात, वर्षा की मात्रा राजस्थान में पूरे भारत में न्यूनतम स्तर पर, भारत के न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में मुख्य स्थान रखता है कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। तो वर्षा पहले ही ऑलरेडी बहुत कम हो रही है, कहने का मतलब प्राकृतिक स्रोत तो दोनों कम है ही है, इसके साथ साथ वर्षा की मात्रा भी राजस्थान के अंदर क्या है? बहुत कम है। इसलिए भी जल जो है वो हमारे पास उपलब्धता में या जल का संकट जो है वो हमारे पास हमेशा क्या रहता है? बना रहता है। चौथी बात अगर हम करें तो राजस्थान में मिट्टी से संबंधित कुछ जल से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उनमें दो महत्वपूर्ण समस्याएं हमारे पास सामने हैं। एक तो फ्लोराइड की मात्रा, जल भूमिगत जल जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा मिलेगी हमें। दूसरी समस्या जो है वो है पानी में लवणता की मात्रा। तो ये दोनों ही पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर मिलती है। टोटल हम बात करें तो लगभग अगर कहें तो 51% के आसपास तक फ्लोराइड जो है वो पूरे भारत का राजस्थान में मिल जाएगा। तो फ्लोराइड और लवणता की मात्रा जल में अधिक होने की वजह से यहाँ का जो जल है वो ज्यादा उपयोग लायक नहीं है, इसलिए भी राजस्थान जल संसाधन की दृष्टि से क्या माना जाता है? बहुत गरीब या दयनीय राज्य माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण समस्याएं राजस्थान के जल संसाधन की दृष्टि से हमने देख ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, लेकिन जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ही न्यून श्रेणी के अंदर आता है राजस्थान। भूमिगत जल बहुत कम उपलब्ध है, जो हमें दोहन योग्य या उपयोग में आने लायक है। जो सतही जल मात्रा में ही कम है ऑलरेडी। वर्षा की मात्रा हमारे पास क्या है? बहुत न्यूनतम स्तर पर है। पानी के अंदर कुछ खामियां मौजूद है, कुछ समस्याएं मौजूद है, जिनमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होना और लवणता की मात्रा का अधिक होना, जिसकी वजह से जो पानी उपलब्ध है हमारे पास भूमिगत, विशेष रूप से जो जल उपलब्ध है वो पीने के या सिंचाई के काम में नहीं आ सकता है। इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है वो बहुत ही न्यून स्तर पर है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता न्यून स्तर पर है। अगर हम बात करें एक व्यक्ति को न्यूनतम, अगर भारत की दृष्टि से हम औसत की बात करें तो 1000 घन मीटर पानी जो है वो एक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में इसकी मात्रा बहुत कम है, लगभग 783 के आसपास। तो भारत के औसत जो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है उससे भी बहुत कम पानी जो है वो राजस्थान के राज्य के हिस्से में आता है प्रति व्यक्ति जल उपयोग की दृष्टि से। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु जो है वो बहुत ही ज्यादा विषम प्रकृति की है। हमने देख लिया है कि राजस्थान के अंदर अधिकतर जो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। जलवायु जो है वो विषम प्रकृति की है, इसलिए पेयजल संकट जो है हमारे हमेशा बना रहता है। तो राजस्थान जल संसाधन की दृष्टि से एक संकट में राज्य है, कहने का मतलब, जिसमें जल का वितरण से लेकर और जलवायु से लेकर और हमारे पास लवण और फ्लोराइड की मात्रा जो है पानी में अधिक होना राजस्थान को जल संसाधन की दृष्टि से क्या बनाती है? न्यून बनाती है, या राजस्थान को गरीब राज्य की श्रेणी में शामिल करती है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो जल संसाधन है इसके मुख्य स्रोत तो हमने देख लिए। दो हमारे पास भूमिगत जल के स्रोत हो सकते हैं, दूसरे हमारे पास सतही जल के स्रोत हो सकते हैं। अब राजस्थान में ये कौन कौन से स्रोत हैं अलग अलग प्रकार के, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो जल संसाधन को स्रोत की दृष्टि से दो भागों के अंदर विभाजित कर लेते हैं। एक तो हमारे पास बात करेंगे भूमिगत जल और दूसरा हम बात करेंगे सतही जल। तो जल संसाधन राजस्थान में दो प्रकार के, पहले प्रकार जो है हमारे पास सतही जल संसाधन के रूप में और दूसरा प्रकार हमारे पास रहेगा भूमिगत जल संसाधन के रूप में। ठीक है, अब सतही जल संसाधन के अगर आगे विभाजन करूं मैं आपको समझाने के लिए, तो तीन महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे पास। नदियां हैं राजस्थान में, दूसरा नंबर झीलों का है और कुछ हमारे पास तालाब जो है ये भी हमारे पास स्रोत है। भूमिगत जल स्रोत का उपयोग करने के लिए हमारे पास संसाधन के रूप में जो संरचनाएं मौजूद हैं उनको हम बोलेंगे कुएं और नलकूप। ठीक, अब देखिए नदियों की दृष्टि से राजस्थान वैसे ही पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आता है।
अब नदियों के पानी का सीधा उपयोग हम नहीं कर सकते, सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता नदी के पानी का। फिर इसका उपयोग में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बांध निर्मित करने पड़ेंगे नदियों के ऊपर, हमने देखा था। और बांधों से हम क्या निकालेंगे, नहरें निकालेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की मुख्य मुख्य नदियों में हम बात करेंगे तो 3-4 नदियों का नाम हम पहले ले चुके हैं। चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी, ठीक है, मेज नदी, बेड़च नदी, या नदियों के नाम देख सकते हो। छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए आप। तो बहुत सारी नदियां राजस्थान में छोटी बड़ी, जिनमें मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण नदियों के नाम लिख दिया आपने। चंबल, माही, बनास, लूणी, मेज, बेड़च। इसके अलावा काली सिंध नदी, मेज नदी, परवन नदी, ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां हैं। कोठारी नदी, ठीक है, जो राजस्थान से होकर बहती है। तो लेकिन इन नदियों में अधिकतर नदियां जो है वो अल्पकालिक है, या मानसूनी नदियां हैं, या मौसमी नदियां हैं। कहने का मतलब मौसमी नदियां, यानी कि वर्षा होती है तब इन नदियों के अंदर ज्यादातर पानी आता है, वरना पानी की मात्रा इनमें नहीं रहती। तो राजस्थान में 12मासी बहने वाली नदियों में हम बात करें तो केवल 2 ही नदियां ऐसी हैं जो राजस्थान में 12मासी नदियों के रूप में जानी जाती हैं। चंबल और माही नदी जो है, यही ज्यादातर नदियां जो है वो 12 महीने बहती हैं। बाकी ये जितनी भी नदियां हैं जिनके नाम मैंने लिखे, ये अधिकतर नदियां अल्पकालिक या मौसमी नदियां हैं, या वर्षा काल के दौरान बहने वाली मुख्य नदियां हैं। अब इस दृष्टि से हमने देखा कि नदियों के ऊपर हम बांध बनाएंगे और बांध से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, नहरें निकालनी पड़ेगी। लेकिन बांध बनाएंगे किस पर, उन्हीं नदियों पर बनेंगे जो 12मासी प्रकार की नदियां हैं, क्योंकि नहरों के अंदर पानी लगभग हर समय मौजूद रहना चाहिए अगर हमें पेयजल और सिंचाई में उसका उपयोग करना है तो। लेकिन ये नदियां अल्पकालिक या वर्षाकालिक नदियां हैं। इसलिए राजस्थान ने एक प्लान सोचा कि क्यों न इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना के नाम से, नदी जोड़ो परियोजना के नाम से। तो पूरे भारत में सबसे पहले राजस्थान ही पहला राज्य था जिसने नदियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि 12मासी नदियों को अल्पकालिक या मौसमी नदियों से जोड़ने के लिए, ताकि इनमें भी 12 महीने थोड़ा पानी उपलब्ध रहे और पेयजल और सिंचाई का संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए कानून बनाया है जिसको नदी जोड़ो कानून के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का पहला वो कौन सा राज्य है जिसने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए नदी जोड़ो कानून पारित किया? तो वो राज्य हमारे पास कौन सा है, राजस्थान है। तो नदियों के माध्यम से हम पानी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, मुख्य रूप से किसमें, सिंचाई के अंदर, या दूसरा हमने देख लिया है किसके रूप में, पेयजल के रूप। तो मुख्य मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में हमने बात की थी, चंबल नदी घाटी परियोजना की भी बात हमने की थी, माही बजाज सागर परियोजना के बारे में हमने बात की थी, नहरों में हमने बात की थी किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की थी। तो ये सारी परियोजनाएं जो राजस्थान में मुख्य उद्देश्य इनका क्या है, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता है। तो नदियां सतही जल का स्रोत किस प्रकार हो सकती है, इसके हमने बात करनी है। दूसरा नंबर, झीलों की दृष्टि से भी राजस्थान जो है वो एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब राजस्थान में झीलें जो है वो दोनों ही प्रकार की झीलें मिलती हैं, खारे पानी की झीलें भी यहाँ मिलती हैं और मीठे पानी की झीलें भी यहाँ मिलती हैं। तो खारे पानी की झीलें ज्यादा हमारे उपयोग में आने लायक है नहीं, ज्यादातर जो झीलें हैं वो कौन से, मीठे पानी वाली है, मीठे पानी की झीलें। अब राजस्थान में आपसे छोटा क्वेश्चन जो है वो इस रूप में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी झील कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राजस्थान की मुख्य मुख्य जिलों में हम बात कर रहे हैं। आपने सबने सुना है उदयपुर जिला जो है वो राजस्थान का झीलों की क्या कहलाता है, नगरी कहलाता है, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर जिले के अंदर अगर झीलों की दृष्टि से हम बात करें, आप मैप के अंदर भी इनको दिखाएगा, जरूर प्रदर्शित कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से 2 नंबर का मैप भी आपके आना है। तो हो सकता है इनमें से कोई एक झील जो है वो पूछी जाए कि मैप में इसको प्रदर्शित कीजिए। तो आपको जिला मैप के अंदर ध्यान होना चाहिए, और दूसरा वो झील जो है वो कौन से जिले में स्थित है इसका भी पता होना चाहिए। तो उदयपुर जिले की मुख्य झीलें अगर हम देखें तो 3 झीलों के नाम आपको याद रखने, जयसमंद झील के नाम से, पिछोला झील के नाम से, और तीसरी आना सागर झील के नाम से, फतेह सागर झील के नाम से। तो 3 झीलें जो है वो आपको उदयपुर जिले से संबंधित ध्यान रखनी है। मैप में अगर आप दिखाओगे तो दक्षिण पश्चिम जो हिस्सा है राजस्थान का, उसके अंदर उदयपुर जो जिला स्थित है वहां पर। उदयपुर से ही सटा हुआ दूसरा जिला है हमारे पास राजसमंद जिला।
राजसमंद जिले की जो झील है उसको हम राजसमंद झील के नाम से ही जानते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों के अंदर जिसका नाम आता है। इसके बाद में उदयपुर से ही सटा हुआ हमारे पास एक जिला है सिरोही जिले के नाम से। तो सिरोही जिला जो है इसकी झील है उसको बोला जाता है नक्की झील के नाम से, नक्की झील। उदयपुर की 3 झीलें वो हमने बता दी। उदयपुर से जुड़ा हुआ ही हमारे पास एक जो जिला है वो है हमारे पास राजसमंद। तो राजसमंद की एक झील है राजसमंद झील के नाम से। उदयपुर की कौन 3 झीलें हैं, जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर के नाम से। सिरोही की एक झील है नक्की झील के नाम से, जो कि राजस्थान की पवित्र झीलों के अंदर जिसका नाम आता है। तो ये 3 जो झीलें हैं ये दक्षिण राजस्थान से संबंध रखती है लगभग। इसके बाद में हमारे पास एक जिला है डूंगरपुर के नाम से, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले की जो मुख्य झील है उसको बोलते हैं गैप सागर के नाम से, गैप सागर के नाम से। उदयपुर जिले से संबंधित झील जो है उसको बोलते हैं गैप सागर। इसके बाद में हम बात करें तो एक जिला अपने पास है बूंदी जिले के रूप में। तो बूंदी जिले की जो झील है उसको बोलते हैं नवलखा झील के नाम से, नवलखा झील। मीठे पानी की झील है, नवलखा झील के नाम से बूंदी में। चलिए फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अलवर, राजस्थान का पूर्वी जिला अलवर। अलवर की जो मुख्य झील है उसको बोलते हैं सिल्लीसेट झील के नाम से। आपको नाम याद रखना है, अलवर जिले की झील जो है वो कौन सी है, सिल्लीसेट झील। फिर अलवर से सटा हुआ जिला हमारे पास भरतपुर। तो भरतपुर की जो मुख्य झील है उसको बोलते हैं बंद बारेठा, बंद बारेठा, जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है उसी के पास स्थित झील है, बंद बारेठा झील के नाम से भरतपुर से संबंधित रही। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं अजमेर की तरफ। तो अजमेर जो जिला है राजस्थान का, उसमें सबसे पवित्र झील के रूप में आप सबने नाम सुना होगा पुष्कर झील, पुष्कर झील। और दूसरी यहाँ की महत्वपूर्ण झील है आना सागर झील के नाम से, आना सागर झील के नाम से। ये दोनों झीलें कौन से जिले से संबंधित रहेगी, अजमेर से। अजमेर के पास ही राजस्थान की राजधानी जयपुर के रूप में, तो जयपुर भी मौजूद है। तो जयपुर में भी एक झील है मीठे पानी की, रामगढ़ झील के नाम से, रामगढ़ झील के नाम से। तो आपको मैप पे अलग अलग झीलें जो है इनका थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं जोधपुर जिले से संबंधित बात कर लेते हैं, राजस्थान का जोधपुर जिला। तो जोधपुर जिले में जो झील है उसको, एक जो झील है उसको बोलते हैं कायलाना झील के नाम से, कायलाना झील के नाम से। और दूसरी जो झील है उसको बोलते हैं बालसमंद झील के नाम से, बालसमंद झील के नाम से। इसके बाद राजस्थान का बीकानेर जिला। बीकानेर जिले में भी एक पवित्र झील स्थित है पुराने समय की, जिसको कोलायत झील के नाम से जाना जाता है, कोलायत झील के नाम से। तो ये राजस्थान की मुख्य मुख्य मीठे पानी की झीलें हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से आपसे दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन छोटे बन सकते हैं, या तो मैप के ऊपर इनको पूछा जा सकता है आपसे, या हो सकता है कि आपसे उदयपुर जिले की झीलों के नाम बताइए, या नवलखा झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसमें से छोटा क्वेश्चन निकलने के चांसेस है। तो अलग अलग झीलें जो है उनको आपको याद रखना है। अब इन झीलों का निर्माण दोनों तरीकों से हुआ है राजस्थान। कुछ झीलें ऐसी है जो प्राकृतिक झीलों की श्रेणी में है, लगभग झीलें जो है वो प्राकृतिक झीलें हैं, लेकिन कुछ झीलें ऐसी भी है जिनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जब भी राजस्थान में अकाल पड़ते थे तो अकाल राहत योजना के अंतर्गत राजा जो होते थे, यहाँ के जो शासक होते थे, उनके द्वारा कुछ झीलों का निर्माण करवाया गया था, उनको अपने कृत्रिम झीलें बोलते। तो ये जो झीलें हैं मुख्य रूप से राजसमंद, जयसमंद झीलें, फतेह सागर झील जो उदयपुर और राजसमंद की झीलें जो, इनका अधिकतर निर्माण कृत्रिम रूप से और अकाल राहत योजनाओं के अंतर्गत किया गया है। तो कुछ झीलों का महत्वपूर्ण नाम आपको ध्यान रखने हैं। नक्की झील के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू से संबंधित झील जो है वो है नक्की झील के रूप में। तो ये रहेगा हमारे पास सतही जल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत झीलों के रूप में। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तालाबों के रूप में। तो तालाबों का राजस्थान के अंदर प्राचीन काल से बहुत महत्व रहा है। छोटे बड़े तालाब आपको हर जिले के अंदर मिल जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर लगभग 450-500 के आसपास बड़े तालाब हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो एक जिले में लगभग एवरेज आती है 10 तालाबों की। तो तालाब जो है वो प्राचीन समय से ही वर्षा जल को संग्रहित करने का स्रोत रहे हैं, वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। तो तालाब जो है वो भी राजस्थान में सतही जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये तो रहेगा हमारे पास सतही जल के रूप में 3 मुख्य स्रोत। इसके बाद हम बात करेंगे भूमिगत जल स्रोतों में। तो भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए जमीन से हमारे पास 2 मुख्य विधियां हैं, कुएं और नलकूपों के रूप में।
तो राजस्थान में जितना पेयजल उपलब्ध होता है उसका अधिकतर भाग जो है वो भूमिगत जल से ही निकला है या भूमिगत जल ही उसमें उपयोग आता है। सिंचाई की दृष्टि से भी अब बात करेंगे तो लगभग आगे हम देखेंगे कि 66% हिस्सा जो है 66% हिस्सा जो है टोटल सिंचाई का वो भूमिगत जल से पूरा होता है और भूमिगत जल के मूल स्रोत मैंने बता दिए कुएं और नलकूपों से। ठीक, तो ये रहेगा राजस्थान में जल संसाधन के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के और कौन कौन से, सतही जल के रूप में और भूमिगत जल के रूप में। चलिए अब हमने एक बात देख ली है कि राजस्थान जो है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मैप के अंदर आप जरूर भरना जिलों को, ये जो जो जिले मैंने आपको बताई है वो सारी मैप के ऊपर जरूर प्रदर्शित करना, मानचित्र में जरूर प्रदर्शित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में हमने देख लिया है जल संसाधन की दृष्टि से राजस्थान बहुत ही गरीब राज्य है, तो जल का इस प्रकार से उपयोग हमें करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां जो है उनके लिए भी जल आसानी से उपलब्ध हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में जल संसाधन को बचाए रखने के लिए जल संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। अब ये जल संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन से उपाय हमें अपनाने होंगे राजस्थान में, उनके ऊपर अगर दृष्टि डालें हम तो पहला उपयोग जो है वो है हमें कृषि से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। कृषि जो है उसके अंदर हमें दो प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करने पड़ेंगे। एक तो कृषि में इस प्रकार की सिंचाई तकनीक उपयोग में लेनी पड़ेगी जो कम से कम जल का उपयोग करती है, मिनिमम पानी से काम चलाया जा सके जिससे। तो ऐसी टेक्निक हमारे पास कौन सी हो सकती है, ड्रिप सिंचाई पद्धति हो सकती है, फव्वारा सिंचाई पद्धति हो सकती है, जिनमें जल का सीमित उपयोग करके हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कृषि में नए नए प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, हमें फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से मतलब हमारा ये है कि ऐसी फसलों का उत्पादन अधिक करना पड़ेगा जो कम पानी में हो सकती है, जिनको उत्पादन होने में पानी की आवश्यकता क्या पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। तो ऐसी फसलों का उत्पादन हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। तो कृषि में परिवर्तन लाकर जल का क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है। दूसरी बात, हमने देख लिया है कि राजस्थान में अधिकतर जल की आवश्यकता जो है वो कौन से जल से हो रही है, भूमिगत जल से हो रही है आवश्यकताओं की पूर्ति। इसलिए भूमिगत जल का हमें बड़े ही दिमाग और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। जहां आवश्यकता हो वहीं पानी उपयोग में लिया जाए, जहां आवश्यकता नहीं हो वहां भूमिगत जल का वेस्टेज या उसका प्रबंधन जो है वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। तीसरी बात अगर हम देखें तो जो हमारे पास उद्योगों क्षेत्र से और घरेलू क्षेत्र से निकला हुआ जो अपशिष्ट जल है उस जल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब उस जल को हम पुनर्चक्रित करके और उसका उपयोग बागवानी में, कृषि में या छोटे बड़े अन्य कार्यों के अंदर उसका उपयोग किया जा सकता है। चौथी बात हम देखें तो हमें अधिक से अधिक वनीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, वन अधिक से अधिक लगाने पड़ेंगे, इससे वातावरण में नमी की मात्रा बनी रहेगी और इसके साथ साथ वर्षा जो राजस्थान में सबसे कम होती है वो वर्षा जो है उसका भी अधिक से अधिक क्या कर सकेंगे, अपने आकर्षित कर सकेंगे या वर्षा की मात्रा को हम वनीकरण के माध्यम से बढ़ा सकेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जल संरक्षण के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी कई प्रयास किए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और भी है कि राजस्थान में जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना होगा हमें कि जल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, हमारे पास इसकी मात्रा बहुत कम है और अगर हमने इसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया तो आने वाले समय में जल संकट या जल युद्ध जो है उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो जन जागरूकता के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है और जन जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है न्यूज़पेपर, अखबार जिसको आप बोलते हैं। तो न्यूज़पेपर जो है इसने भी राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है राजस्थान पत्रिका के नाम से। राजस्थान पत्रिका ने जन जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान भी अपने स्तर पर शुरू किया था जिसका नाम था अमृतम जलम अभियान के नाम से, अमृतम जलम अभियान के नाम से। तो इस अभियान के माध्यम से जन जागरूकता फैलाकर और राजस्थान में जल संरक्षण को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कई तरीके हम अपना सकते हैं जल को संरक्षित करने के। तो ये महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आप किन विधियों का इस्तेमाल करेंगे। तो बता देंगे 4-5 उपाय हमें कि कौन कौन सी विधियां हम इस्तेमाल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जल का उपयोग मैंने बताया आपको, दो महत्वपूर्ण कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है, सिंचाई के रूप में
और दूसरा जो उपयोग है वो है हमारे पास पेयजल के रूप में। तो राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सिंचाई, पहले तो हम देख लेते हैं सिंचाई कहते किसे। सिंचाई एक तरीके से हमारे पास जल को उपयोग लेने का कृत्रिम तरीका है। कहां? जहां वर्षा की मात्रा कम है या जल की उपलब्धता कम है और फसलों का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम रूप से जब फसलों को जल उपलब्ध करवाया जाता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। तो राजस्थान में हमने देख लिया कि क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिंचाई या सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत न्यून स्थान रखता है। ओवरऑल हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जो जिला है वो हमारे पास है गंगानगर जिला, और न्यूनतम सिंचाई जिस जिले में होती है वो जिला है हमारे पास राजसमंद जिला। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है वो गंगानगर जिले का है, और सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल जो है अगर हम बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले का? राजसमंद जिले का। सिंचाई की दृष्टि से हमारे पास जो जल स्रोत मौजूद हैं उनमें तीन मुख्य स्रोत हैं हमारे पास। भूमिगत जल को उपयोग लेने का स्रोत है हमारे पास कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप। सतही जल को उपयोग में लेने का हमारे पास तरीका है नहरें, और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है तालाब, और कुछ इनके अलावा भी अन्य जल स्रोत हो सकते हैं जो कि सिंचाई के अंदर काम आ सकते हैं। कुएं और नलकूपों की जहां मैं बात करूं तो राजस्थान का टोटल सिंचित क्षेत्रफल का 66% भाग जो है वो अकेले किससे प्राप्त होता है? कुएं और नलकूपों से प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा सिंचित सिंचाई जो है वो राजस्थान में कौन से जल स्रोत से होती है? कुएं और नलकूप से। इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचे जाने वाले कुएं और नलकूप से जो जिले हैं वो है हमारे पास जयपुर और अलवर जिले, जहां सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो किससे होती है? कुएं और नलकूपों से होती है। नलकूप की जहां हम बात करें आपकी किताब के हिसाब से, एक राजस्थान का ऐसा नलकूप है जो कि सिंचाई की दृष्टि से तो नहीं लेकिन पेयजल की दृष्टि से राजस्थान में एक बड़ी खोज माना जाता है, जिसका नाम है चांदन नलकूप के नाम से। राजस्थान का सबसे ज्यादा रेगिस्तानी जिलों में नाम आता है जैसलमेर जिले में, जहां दूर दूर तक पानी की कोई संभावना नजर नहीं आती, और वहां पर अधिकतर पानी जो है वो खारी किस्म का है। लेकिन एक ऐसी जगह जैसलमेर जिले के अंदर खोजी गई जिसका नाम था चांदन नलकूप। चांदन वहां गांव का नाम है, वहां ये कुआं स्थित है या नलकूप स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं चांदन नलकूप के नाम से। तो चांदन नलकूप जो है यहाँ पर भूमिगत मीठा पानी जो है निकाला जा रहा है पेयजल की दृष्टि से, इसलिए राजस्थान का पश्चिम का जो मरुस्थल है जिसको हम थार मरुस्थल बोलते हैं, तो थार का एक तरीके से गड़ा जो है वो कौन सा नलकूप कहलाता है? चांदन नलकूप कहलाता है। तो ये राजस्थान में सिंचाई का पहला महत्वपूर्ण स्रोत है नलकूपों के रूप में, कुएं और नलकूपों के। चलिए दूसरे नंबर पर हम बात करें नहरें, तो दूसरा सबसे बड़ा जो जल संसाधन है हमारे पास सिंचाई के लिए वो है हमारे पास नहरें। तो राजस्थान में कुल सिंचाई का 33% भाग जो है वो किससे सिंचित होता है? नहरों से सिंचित होता है, और सबसे ज्यादा नहरों से सिंचित होने वाला जो जिला है हमारे पास राजस्थान का वो है गंगानगर जिला। हमने देख लिया है गंगानगर जिला जो है वो राजस्थान में महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं वहां से निकलती है, जिनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना, गंग नहर परियोजना वहां की एक परियोजना है, भागड़ा नांगल परियोजना। तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से गंगानगर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए सबसे ज्यादा नहरों से सिंचित जिला जो है कौन सा है हमारे पास? गंगानगर जिला। चलिए तालाबों में बात करें तो बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो तालाबों से सिंचित होता है, मात्र लगभग 0.7% हिस्सा जो है वो तालाबों से सिंचित होता है, और ये तालाब अधिकतर पाए जाते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों। और सबसे ज्यादा जो तालाबों से सिंचाई होती है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर, और भीलवाड़ा और राजसमंद जिले जो है इन जिलों के अंदर ज्यादातर तालाब से सिंचाई होती है। ठीक है, तो राजस्थान में कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तालाब निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त जिले कौन से? तो हम बताएंगे भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिले जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले जो हैं वो तालाब निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि वहां की जमीन थोड़ी पथरीली है, और पथरीली जमीन होने की वजह से जो पानी एकत्र होता है, वर्षा ज्यादा होती है एक तो पहली बात तो, और दूसरा जो वर्षा से पानी एकत्र हो रहा है वो पानी जमीन में रिश्ता कम है, तो लंबे समय तक उस जल का उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले जो वो तालाब निर्माण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त माने जाते। इसके अलावा भी कोई और स्रोत हो सकता है सिंचाई की दृष्टि से, तो राजस्थान में इसका प्रतिशत सबसे न्यून है। जैसे जलप्रपात हो सकता है, कोई एनिकेट हो सकता है, कोई छोटा बांध हो सकता है कोई, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं
अन्य जल स्रोत जो है उनका भी उपयोग क्या कर सकते हैं, सिंचाई कार्य में कर सकते हैं। तो ये राजस्थान में मुख्य सिंचाई के मुख्य स्रोत है हमारे पास। अब सिंचाई के अंदर जो जल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। अब सिंचाई की दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सिंचाई विकास को या सिंचाई की प्रक्रिया को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, सिंचाई विकास के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, या सिंचाई के विकास के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें, सिंचाई विकास के लिए मुख्य उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें जल का संरक्षण करना पड़ेगा। जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनको हमें अपनाना पड़ेगा। हमने देख ली थी कौन कौन सी विधियां जल संरक्षण के लिए काम में आ सकती है। दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि भूमिगत जल जो है उसका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना पड़ेगा, विवेकपूर्ण तरीके से। तीसरी बात, भूमिगत जल के साथ साथ सतही जल जो है, इन दोनों का मिला जुला उपयोग जो है वो हमें सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं है कि अकेला भूमिगत उपयोग में ले रहे तो आने वाले समय में भूमिगत जल जो है वो दोहन योग्य समाप्त हो जाएगा। सतही जल हमारे पास बहुत कम उपलब्ध है पहले से, तो जल का संकट उत्पन्न होगा। तो दोनों का विवेकपूर्ण तरीके से मिला जुला उपयोग जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब जो नदी का जो जल है, उस नदी बेसिन के जल का उपयोग करने के लिए हमें नियोजन की सघन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यानी कि उस जल का अच्छे से अच्छा उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके संबंध में हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग क्या है, सघन नियोजन। तो नदी बेसिन में जल के संबंध में हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, सघन नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमने देख लिया कृषि पद्धतियों में हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे, दोनों ही तरीके से उपयोग में लेना पड़ेगा। हमें कृषि प्रतिरूप में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और कृषि के अंदर तकनीकी के इस्तेमाल को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जल के जो स्रोत हैं उनसे वाष्पन की क्रिया को और जल के रिसाव की क्रिया को रोकने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, विशेष तकनीकें अपनानी पड़ेगी, जिससे जल के रिसाव की समस्या, यानी कि जो नहर है या बांध है जिसमें से जल जमीन के अंदर जा रहा है, उस प्रक्रिया को हमें रोकना पड़ेगा। इसके साथ साथ वाष्पन की प्रक्रिया जो है उसको भी, क्योंकि राजस्थान अधिकतर गर्मी वाला प्रदेश है, अधिकतर यहाँ पर गर्म जलवायु है, तो वाष्पन की प्रक्रिया को भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तकनीकों के माध्यम से नियंत्रित करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें तो नए जितनी भी कोई अगर सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं स्वीकृत होती है, तो नई परियोजनाओं को बहुत ही सिलेक्टेड आधार पर हमें शुरू करना पड़ेगा, चयनित आधार पर। जहां जरूरत है वही नई परियोजना शुरू की जानी चाहिए। वरना क्या करना चाहिए, जो हमारे पास चालू परियोजनाएं हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी वो परियोजना पूरी हो और उसके रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो। अगर चालू परियोजनाओं का काम अधूरा है और नई परियोजनाओं को हमने और स्वीकृति दे दी है, तो ना तो नई वाली पूरी हो पाएगी और ना जो चालू अवस्था में है वो पूरी हो पाएगी। इसके अलावा हमें जो पुरानी परियोजनाएं हैं जो राजस्थान में चल रही है, उन पुरानी परियोजनाओं के रखरखाव के ऊपर भी, मेंटेनेंस के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे पास उपलब्ध जो है उनको हम अधिकतम उपयोग में ले सके। तो नई परियोजनाएं, चालू परियोजनाएं और पुरानी परियोजनाएं, इन तीनों के संबंध में हमें एक रणनीति जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं हम, खेतों के अंदर जो नाले हैं या जो नालियां हैं या जो खाले हैं उनको हमें पक्का बनाया जाना उनको जरूरी है, ताकि जल का अतिरिक्त जो शोषण है या अधिशोषण जो है वो प्रक्रिया रुक सके। इस काम को हम बोलते हैं लाइनिंग। तो राजस्थान के अंदर खेतों के अंदर लाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो प्राथमिकता से पूरी की जानी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई के विकास को अधिक से अधिक प्रेरित कर पाएंगे। तो राजस्थान में ये मुख्य चीजें हो सकती है कि हम सिंचाई विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली है। जल संरक्षण को बढ़ाना, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, भूमिगत और सतही जल का मिश्रित उपयोग, नदी बेसिन के संबंध में सघन नियोजन की प्रक्रिया अपनाना, कृषि की दृष्टि से हमें नई तकनीकें और प्रतिरूप में परिवर्तन करना पड़ेगा, वाष्पन रिसाव को रोकने की तकनीकें काम में लेनी पड़ेगी, नई परियोजनाओं को चयनित आधार पर शुरू किया जाना चाहिए, चालू परियोजनाएं जो है उनके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, पुरानी परियोजनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और खाले या नालियां जो है उनको पक्का करने की यानी कि लाइनिंग की प्रक्रिया में हमें क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। ये राजस्थान में सिंचाई विकास के मुख्य सुझाव हो सकते हैं। अब ये जितने भी सुझाव हैं
इनको आज तक कैसे अप्लाई किया गया है? तो राजस्थान में दो प्रकार की समस्याएं हमारे पास महत्वपूर्ण मौजूद है। एक तो हमारे पास है पेयजल संकट की समस्या और दूसरी हमने देखी है सिंचाई विकास की समस्या। सिंचाई विकास की समस्या। अब आज तक इन दोनों समस्याओं के ऊपर कौन कौन से काम हुए हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। राजस्थान में पेयजल संकट है ये हमने देख लिया है, इसका कारण क्या है वो भी हमने देख लिया है कि वर्षा कम होती है, यहाँ पर उपलब्ध जल हमारे पास कम है, यहाँ पर अकाल और सूखे की समस्या हमारे पास लगातार बनी रहती है। इसके अलावा हमने देख लिया कि पानी के अंदर लवणता और फ्लोराइड की मात्रा जो है वो भी क्या है, बहुत अधिक है। इन सब कारणों की वजह से राजस्थान में क्या पाया जाता है, पेयजल संकट पाया जाता है। लेकिन इस पेयजल संकट को दूर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने अभी तक दो प्रकार की क्रियाएं अपनाई हैं। एक तो हमारे पास ये है कि राजस्थान के हर जिले के अंदर प्राचीन जल संरचनाएं मौजूद है, जल संग्रहण की संरचनाएं मौजूद है। जल संग्रहण संरचनाएं नाम मैं बताऊंगा आपको उसके। इन संरचनाओं को दोबारा से पुनर्जीवित करने की जरूरत है, इनका पुनरुद्धार करने की जरूरत है। और दूसरा हम देखेंगे कि सरकार जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों ने भी कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनके आधार पर पेयजल संकट को दूर करने के प्रयास किए गए। प्राचीन जल संरक्षण की संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? आप सबने सुना है तालाब, टांका, बावड़ी, नाड़ी। ये सारी राजस्थान के प्राचीन समय में जब वर्षा की मात्रा बहुत कम होती थी, अकाल ज्यादा पड़ते थे, तो वर्षा जब भी होती थी उसको संग्रहित करने के लिए, उसके पानी को संग्रहित करने के लिए कुछ संरचनाएं बनाई जाती थी। उन संरचनाओं में मुख्य संरचनाएं ये थी तालाब, टांका, बावड़ी, नाड़ी, खड़ी, ये सारी संरचनाएं थी। खड़ी का उपयोग हालांकि ज्यादातर सिंचाई कार्य में किया जाता था, लेकिन पेयजल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। तो इन सब संरचनाएं जो आज इस अवस्था में नहीं है कि इनमें जल को संग्रहित किया जा सके, तो इन सभी संरचनाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इनका रखरखाव करके इनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, ताकि जब भी हमारे पास पेयजल का संकट उत्पन्न हो उस समय हम इन संरचनाओं के पानी का क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रयास किए हैं? अभी तक के दो महत्वपूर्ण प्रयास आपकी किताब के हिसाब से मैं बात करूंगा। पहला तो हमारे पास प्रयास है, राजस्थान सरकार का एक संगठन है, एक विभाग है CSC के नाम से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, जयपुर में स्थित है। इस सेंटर ने अपने स्तर पर इन संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और दूसरा हमारे पास एक NGO है, स्वयंसेवी संगठन है, थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से, सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से, यानी कि थार सामाजिक विकास सोसाइटी बोल सकते हैं अपने हिंदी में इसको। इस संगठन ने भी अपने स्तर पर पश्चिमी राजस्थान के जिले जो 12-13 जो महत्वपूर्ण जिले हैं जिनको थार के जिले बोला जाता है, इन जिलों में इन संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास अपने स्तर पर किया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने सन 2016 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया बीजेपी सरकार के द्वारा, जिसका नाम था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, इसमें कौन सी संरचनाएं निर्मित की जाती है, क्यों शुरू किया गया था, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना चाहिए तो। चलिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, क्यों शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, इन सब के बारे में हमें बात करनी। तो इसको आप बोल सकते हैं मुख्यमंत्री CM जल स्वावलंबन अभियान है, स्वावलंबन अभियान। देखिए 27 जनवरी 2016 को, 27 जनवरी 2016 डेट याद रखनी है आपको। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला झालावाड़, उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका तत्कालीन गृह जिला झालावाड़, और झालावाड़ जिले का एक गांव गर्दनखेड़ी के नाम से, इस गर्दनखेड़ी गांव से इस अभियान की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री स्तर और राज्य स्तर पर की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है, अगर मैं कहूं तो प्रत्येक गांव को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है, वो किसी के ऊपर निर्भर न रहे। गांव को क्या बनाना है, जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। जल का उपयोग हम देख चुके हैं, ज्यादातर जल जो है वो पेयजल के रूप में,
घरेलू उपयोग के लिए, या मैं कह सकता हूं पशुपालन के लिए। इन सब क्रियाओं में जो जनरल जल उपयोग में आता है, सामान्य रूप से दैनिक क्रियाओं में, उस जल की दृष्टि से गांवों को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर बनाने का तरीका हमारे पास ये है कि पुरानी जो उनको हमें पुनर्जीवित करना है, प्राचीन जल संरचनाओं को हमें क्या करना है, दोबारा से जीवित करना है। कौन जीवित करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, इस दृष्टि से हम बात करें तो सरकार ने इसको पूरी तरीके से जन अभियान का दर्जा दिया। जन अभियान ये जनता का स्वयं का अभियान है, और इस अभियान में सहयोगी के तौर पर काम करेंगे मुख्य मुख्य सरकारी विभाग जो जल की दृष्टि से जुड़े हुए, जिनमें आपकी किताब के हिसाब से 9 सरकारी विभाग जो है वो अपनी भागीदारी इस अभियान में करेंगे। अब जनता क्या योगदान देगी, जन अभियान कैसे होगा? जन अभियान किसी भी रूप में हो सकता है। गांव के कुछ व्यक्ति जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं वो भामाशाहों के रूप में आगे आ सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो इन संरचनाओं को पुनर्जीवित करने में श्रमदान दे सकते हैं। किसी के पास अगर मशीनी उपकरण है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान है जो इनको पुनर्जीवित करने में काम आ सकता है, तो मशीनी उपकरण उपलब्ध करवा सकते हैं। और इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण चीज की जरूरत पड़ेगी वो है पैसा। धन कहां से आएगा? तो सरकार ने यह व्यवस्था की कि भारत का जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है, कॉर्पोरेट क्षेत्र हम बोलेंगे बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी परिवार है, टाटा परिवार है, बहुत सारे बिरला परिवार है, बहुत सारे प्रकार के बड़े बड़े घराने हैं, उद्योगपति घराने हैं। उन घरानों से कुछ पैसा लिया जाएगा दान के रूप में, डोनेशन के रूप में, और उन पैसों को बोला जाता है CSR के नाम से। CSR के नाम से, C फॉर कॉर्पोरेट, यही वाला, S फॉर सोशल मतलब सामाजिक, R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत भारत के बड़े कॉर्पोरेट घराने जो हैं उनसे कुछ पैसा लिया जाएगा, और उस पैसे का उपयोग किसमें किया जाएगा? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में किया जाएगा। और पुरानी जितनी भी जल संरचनाएं हैं, तालाब है, नाड़ी है, खड़ीन है, टांका है, पुरानी कोई भी जल संरचना है, उस जल संरचना का पुनरुद्धार करने में क्या करेगा, उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। तो ये हमारे पास मुख्य काम होंगे इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत। अगर ये अभियान पूरा होता है तो राजस्थान के लगभग 3000 गांव जो है वो इस अभियान के अंतर्गत, 30,000 गांव जो है वो इस अभियान के अंतर्गत कवरिंग में आएंगे। बड़े गांव जो है वो सारे इसमें कवरिंग में आएंगे। इससे बात क्या निकलेगी कि एक तो पेयजल संकट जो है उससे निजात मिल जाएगी राजस्थान को, जल की दृष्टि से गांव क्या हो जाएंगे, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दूसरी बात हम देखें तो भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए तो कुएं नलकूपों से पानी कम निकलेगा, और कम निकलेगा तो भूमिगत जल स्तर अपने आप क्या करेगा, धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो निकलेगी कि वर्षा का जल राजस्थान में अधिकतर मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है, मृदा का कटाव उत्पन्न करता है, उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है। वो मृदा अपरदन की समस्या जो है उसको भी रोकने में महत्वपूर्ण काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए 3 नंबर में या 2 नंबर में कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पर एक टिप्पणी लिखी, तो पहली बात तो कब शुरू हुआ ये हम बताएंगे। 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से यह अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। कहने का मतलब जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं, पेयजल की है, घरेलू जल के उपयोग की है, पशुपालन या पशुओं के लिए जल की उपलब्धता, इस दृष्टि से गांव क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? पुरानी जल संरचनाएं जो जिनमें मैंने नाम बता दिया आपको, वो नाम जो है वो ध्यान रखिए। पुरानी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसको एक जन अभियान का दर्जा दिया गया है, जिसमें सरकारी विभाग भी इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे। और ये विभाग क्या काम करेंगे, ये जन अभियान क्या काम करेगा? भामाशाहों के रूप में, श्रमदान के रूप में, मशीनी उपकरणों के रूप में, या कॉर्पोरेट घराने जो है, निगम क्षेत्र जो है, उनसे CSR गतिविधियों के अंतर्गत क्या लाया जाएगा? पैसा लाया जाएगा। और पैसा लाकर राजस्थान के 30,000 गांव जो है उनके अंदर लगभग क्या किया जाएगा, इन संरचनाओं का निर्माण जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे ये रिजल्ट सामने आएंगे कि पेयजल संकट दूर हो जाएगा, जल स्तर बढ़ जाएगा, मृदा अपरदन की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अब तक अगर बात करें तो 4 चरण जो है वो इस अभियान के अब तक कंप्लीट किए जा चुके हैं, और 5वां चरण जो है वो प्रगति पर।
तो बड़े स्तर पर पहले ये गांवों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मुख्य शहर जो है उनके अंदर भी इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण जो है वो किया जाना शुरू किया जा चुका है। तो पेयजल संकट को दूर करने के दो तरीके हमने देखे। पहला तरीका कि पुरानी जल संरचनाओं को हमें पुनर्जीवित करना है, और उसमें बड़ा योगदान दे रहा है हमारे पास कौन सा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार जो उसने पेयजल संकट को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई है या कौन कौन से अभियान उसके द्वारा चलाए गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पेयजल संकट को दूर करने की कौन सी विधियां, अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की हमें बात करनी है कि कौन कौन से कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके अंदर एक कार्यक्रम हमारे पास है जल ग्राम कार्यक्रम के नाम से, जल ग्राम कार्यक्रम के नाम से। तो जल ग्राम कार्यक्रम के अंदर क्या है, केंद्र सरकार की स्कीम है कि देश के प्रत्येक जिले में एक गांव जो है उसको क्या बनाया जाना है, जल ग्राम बनाया जाना है, और जल ग्राम बना के उसके अंदर पेयजल की समस्त प्रकार की सुविधाएं जो है वो क्या की जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस योजना को हम बोलेंगे जल ग्राम योजना के नाम से। इसी तरीके से हमारे पास राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर योजना से पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है आपनी योजना के नाम से। तो राजस्थान की जो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो है इंदिरा गांधी की, जिसको गंदेली सावा नहर के नाम से जाना जाता था पहले, तो गंदेली सावा नहर से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 3 जिले जो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत, आपनी योजना के तहत। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जलमणि कार्यक्रम है हमारे पास, जलमणि कार्यक्रम, ठीक है। यह कार्यक्रम शुरू किया गया था स्कूल स्तर के बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, रोगाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलमणि कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया। इसी तरीके से सन 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया, स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया था 2002। इसी तरीके से वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण परियोजना चली थी, वर्षा जल संग्रहण परियोजना, यह परियोजना चली है 2004, ठीक है। इसके अलावा भी सरकार के और बहुत से प्रयास रहे हैं पेयजल संकट को दूर करने के लिए, जिसमें एक प्रयास हमारे पास है राजीव गांधी पेयजल मिशन के नाम से, पेयजल मिशन के नाम से सन 2010 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। आपको बस नाम ही याद रखने हैं इनके। इसके अलावा केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है राष्ट्रीय पेयजल विकास मिशन के नाम से या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के नाम से। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए मिशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में चलाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पेयजल संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर कई सारे प्रयास किए, जिनमें मुख्य मुख्य योजनाएं अगर आपसे पूछी जाए कि पेयजल संकट को दूर करने में मुख्य योजनाएं कौन कौन सी आ रही, तो उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा वर्णन जो है वो इनका कर दें। सिंचाई विकास के लिए भी कई कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। सिंचाई विकास की दृष्टि से हम बात करें तो त्वरित जल सिंचाई कार्यक्रम, त्वरित जल सिंचाई कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है राजस्थान सरकार का चलाया जा रहा है त्वरित जल सिंचाई कार्यक्रम के नाम से। इसके अलावा कोटा के अंदर एक इंस्टीट्यूट या एक संस्थान की स्थापना भी की गई है, जिसको सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? प्रशिक्षण संस्थान आपको ध्यान रखना है कोटा जिले के अंदर है, कोटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है। 1984 में इसकी स्थापना हुई, 1984 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भी राजस्थान में जल संरचनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो सिंचाई की दृष्टि से और पेयजल की दृष्टि से अनेक प्रकार की परियोजनाएं जो है वो राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। और एक परियोजना का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, बिसलपुर परियोजना के नाम से, बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर के नाम से। बिसलपुर एक जगह का नाम है, टोंक जिले से संबंधित है राजस्थान की, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है स्पेशल कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिसलपुर परियोजना है, बनास नदी के ऊपर बनाई गई है। टोंक जिले के बिसलपुर स्थान पर एक बांध बनाकर यह परियोजना जो है वो संचालित की जा रही है, और जयपुर तक इस बिसलपुर परियोजना का पानी जो है वो पेयजल के रूप में उपलब्ध हो रहा है। तो ये रहती है हमारे पास राजस्थान में जल संसाधन की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन कौन सी समस्याएं हैं,
उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और किस प्रकार से दूर किया गया है, ये सारी बातें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। तो आशा करूंगा आपको ये पूरा वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब के अंदर आप इसको स्प्रेड कीजिए और लाइक और कमेंट जो है वो भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।